जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन के अंदर अपन ने पिछले वीडियो में बजट लाइन के बारे में पढ़ा था, बजट रेखा के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने बहुत ही अच्छा समीकरण देखा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और उस समीकरण को आपने अपनी नोट्स वाली कॉपी में किया होगा। बार बार मैंने करने के लिए बोला भी था, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे वो समीकरण उतना ही आपको इजी लगेगा। तो काफी अच्छा समीकरण था। और आज अपना टॉपिक है उपभोक्ता का संतुलन, जो कि इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है और ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपन 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में अपन प्रवेश करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो कि मांग की अवधारणा, मांग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार अपन जो अपना पिछला टॉपिक था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछले टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था बजट रेखा, बजट के बारे में पढ़ा था। बजट के बारे में मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई थी आपको, बंडल। मैंने बताया था कि बंडल बनाना आपको सिखाया था और फिर यह भी दिखाया था, फिर यह भी परिभाषा बताई थी कि बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है, या फिर दूसरे शब्दों में वस्तुओं के ऐसे बंडल जो उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय से खरीदता है, वो क्या कहलाती है? बजट रेखा कहलाती है। फिर मैंने उसका एक बहुत अच्छा समीकरण बताया था आपको, P1x1 प्लस P2x2 बराबर M। पहली वस्तु की कीमत पहली वस्तु की इकाई, दूसरी वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की इकाई, ये दोनों का टोटल कीमत से करने पर वो या तो अपने आय के बराबर होनी चाहिए या फिर अपनी आय से कम होनी चाहिए। क्योंकि अपने पास 20 रुपए तो 20 रुपए के अंदर ही होने चाहिए, न कि उससे आगे पीछे। तो ये था अपना बजट रेखा। फिर अपन ने उसका समीकरण देखा था, काफी अच्छा समीकरण था। एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करके बजट रेखा की परिणवता के बारे में देखा था। आज अपन चर्चा करेंगे उपभोक्ता के संतुलन के बारे में, कि उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है। उपभोक्ता के संतुलन में अपन क्या चीज पढ़ेंगे? तो उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण आज इस वीडियो में अपन दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं उपभोक्ता का संतुलन। और कई स्टूडेंट्स कमेंट के माध्यम से भी जवाब दे रहे हैं, तो सभी को जवाब देना है और अपने नोट्स वाली कॉपी में सारे नोट्स को लिखना है और उनको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। तो ये चलिए अपन उपभोक्ता के संतुलन की शुरुआत करते हैं। आज अपना टॉपिक है उपभोक्ता का संतुलन, जो कि अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए उपभोक्ता के संतुलन में अपन क्या चीज पढ़ेंगे। उपभोक्ता का संतुलन होता क्या है? उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता उस बिंदु पर सामयिक स्थिति में होगा जहां वह अपनी संतुष्टि को क्या करता है? अधिकतम करता है। सही बात है कि उपभोक्ता उस स्थिति में सामयिक स्थिति में होगा जहां वह अपनी संतुष्टि को क्या करता है? अधिकतम करता है। मतलब तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए कुछ शर्तों का अपन उल्लेख करेंगे कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए 2 लगभग शर्तों का होना आवश्यक है। और वह शर्तें कौन कौन सी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 शर्त वो होती है कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को क्या करती है? स्पर्श करती है। उपभोक्ता के लिख लीजिए 2 शर्तें। उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है अपन उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें देख रहे हैं कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा क्या करती है? जहां पर बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को क्या करती है? स्पर्श करती है। और यह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। यह अधिकतम
संतुष्टि का बिंदु है। ये किसकी शर्तें हैं? ये है अपने उपभोक्ता के उपभोक्ता के संतुलन की निम्न दो शर्तें हैं। तो पहली अपन ने देखी है कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को क्या करती है? स्पर्श करती है। और ये अधिकतम किसका बिंदु होता है? ये अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। अब अपन दूसरी देखते हैं कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों की क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा देखिए, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के बराबर होती है। जहां प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसके बराबर होती है? कीमत अनुपातों के बराबर होते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी लिख लो, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू PX अपॉन PY। पहले वस्तु की कीमत डिवाइडेड बाय दूसरी वस्तु की कीमत। कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के बराबर होती है। तो ये दो शर्तें तो इसमें होना क्या जरूरी है? आवश्यक है। उपभोक्ता के संतुलन के अंदर ये दो शर्तें होना जरूरी है। पहली शर्त वो कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को क्या करती है? स्पष्ट करती है। और दूसरा, उपभोक्ता के संतुलन का वह बिंदु जहां प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के बराबर होती है। तो ये उपभोक्ता के संतुलन की काफी आवश्यक शर्तें हैं, महत्वपूर्ण शर्तें हैं। आवश्यक लिख लो, चाहे महत्वपूर्ण शर्तें लिख लो। आवश्यक बोल दो चाहे महत्वपूर्ण बोल दो, तो उपभोक्ता के संतुलन की ये शर्तें क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन कई अर्थशास्त्रियों ने एक शर्त और बताई कि तीसरी भी एक आवश्यक शर्त होती है। उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होनी चाहिए। जहां उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु होता है वहां पर उसके प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होनी चाहिए? गिरती हुई होनी चाहिए। अर्थात तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। एक अपन ने इसकी विशेषता देखी थी कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के क्या होते हैं? उन्नतोदर होते हैं। तो उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी ओर लिख लो, दो तो आवश्यक शर्तें, जैसा कि बोला है कि निम्न दो शर्तों का होना आवश्यक है। ये तो होना आवश्यक है, लेकिन एक तीसरी शर्त है वो भी एक आवश्यक बता दी। उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि प्रतिस्थापन की क्या होनी चाहिए? प्रतिस्थापन की प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होनी चाहिए?
गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थ अवक्कल मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। प्रतिस्थापन की सीमांतर तो आपके गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होने चाहिए। उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर, यह है कि यहाँ पे लिख लेना, संतुलन के बिंदु पर जहां उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, उस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होनी चाहिए, गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थ वक्र मूल बिंदु के क्या होने चाहिए, कॉन्वेक्स होने चाहिए, मूल बिंदु के उन्नतोदर होने चाहिए। तो ये 3 आवश्यक शर्तें थी उपभोक्ता के संतुलन की। पहली थी कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को क्या करती है, स्पर्श करती है, और यह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। और दूसरा था कि उपभोक्ता के संतुलन का वह बिंदु होता है जहां प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के क्या होती है, बराबर होती है, MRS बराबर PX डिवाइड बाई PY, मतलब सीमांत दर बराबर पहले वस्तु की कीमत और डिवाइड बाई दूसरी वस्तु की कीमत। तीसरी, ये दोनों शर्तें आवश्यक तो है ही, लेकिन एक तीसरी शर्त भी आवश्यक है कि उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होनी चाहिए, गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थ वक्र मूल बिंदु के क्या होने चाहिए, उन्नतोदर होने चाहिए, कॉन्वेक्स होने चाहिए, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होने चाहिए। तो ये था उपभोक्ता का संतुलन कुछ 3 शर्तों के साथ में। अब पढ़ते हैं अपन उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। बहुत ही अच्छे डायग्राम के साथ मैं आपको बताती हूँ कि उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। देखिए उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, जैसा कि मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया है, बजट रेखा खींची है AB और इसके साथ में मैंने 3 तटस्थ वक्र बनाए हैं। तो अपन देखते हैं कि उपभोक्ता के संतुलन का अपन चित्र द्वारा किस प्रकार से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। कि उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए अपन तटस्थ वक्र व बजट रेखा को साथ में ग्राफ के रूप में बनाया जाता है। कि उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए तटस्थ वक्र व बजट रेखा को एक ग्राफ में एक साथ बनाया जाता है, बजट रेखा को साथ में ग्राफ में बनाया जाता है। जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के ज्यादा समीप होगा, जितना समीप पाया जाता है, वह संतुष्टि के कम स्तर को सूचित करता है, और जबकि मूल बिंदु से दूर के तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताते हैं। बजट रेखा के दिए हुए होने पर उपभोक्ता उच्चतम तटस्थ वक्र को प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो आप लिख सकते हो कि उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए तटस्थ वक्र व बजट रेखा को साथ में ग्राफ में बनाया जाता है। जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के जितना समीप पाया जाता है, जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के जितना समीप पाया जाता है, वह तटस्थ वक्र कम संतुष्टि के स्तर को बताता है, और जो तटस्थ वक्र जो कम संतुष्टि के स्तर को बताता है, जबकि मूल बिंदु से दूर के तटस्थ वक्र ऊंचे स्तर को बताते हैं। तो बजट रेखा के दिए होने पर उपभोक्ता उच्चतम तटस्थ वक्र को प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब देखो दिए गए रेखा चित्र में AB एक बजट रेखा है,
दिख रही है आपको, तथा तटस्थ मानचित्र 3 बने हुए IC1, IC2 और IC3। AB अपने पास एक बजट रेखा है और 3 तटस्थ वक्र है IC1, IC2 और IC3। बजट रेखा दिए हुए होने पर उपभोक्ता अधिकतम जो है अधिकतम संतुष्टि कौन से वक्र पर प्राप्त करता है? IC2 वक्र को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि P बिंदु पर बजट रेखा है जो तटस्थ वक्र को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। P बिंदु पर बजट रेखा तटस्थ वक्र IC2 को स्पर्श करती है, अतः यह उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। इस बिंदु पर उपभोक्ता X की OL मात्रा और Y की OM मात्रा खरीदता है। देखिए, दिए गए रेखा चित्र के अनुसार AB एक बजट रेखा है। इस बजट रेखा पर जो अपना 3 तटस्थ वक्र दिए हुए IC1, IC2 और IC3। IC2 तटस्थ वक्र है जो कि उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। कैसे? क्यों कि ये है ना, जो बजट रेखा और तटस्थ वक्र है, बजट रेखा तटस्थ वक्र को क्या करती है? स्पर्श करती है। बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। इस पर अक्ष की मात्रा OL मात्रा और Y की कितनी है? OM मात्रा। तो आप लिख सकते हो चित्र में AB बजट रेखा है, 3 तटस्थ वक्र दिए हुए IC1, IC2 और IC3। IC2 तटस्थ वक्र है जो कि बजट रेखा को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो यहाँ पर X की OL मात्रा और Y की OM मात्रा खरीदते हैं। तो नोट कर लेना इसको कि उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए तटस्थ वक्र व बजट रेखा को ग्राफ में बनाया जाता है। जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के जितना अधिक समीप पाया जाता है वह तटस्थ वक्र कम संतुष्टि के स्तर को बताता है। जो मूल बिंदु से दूर के तटस्थ वक्र है वह ऊंचे स्तर को बताता है। बजट रेखा के दिए हुए होने पर उपभोक्ता उच्चतम तटस्थ वक्र को प्राप्त करने का प्रयास करता है। चित्र में AB बजट रेखा है, चित्र में AB बजट रेखा है तथा तटस्थ मानचित्र IC1, IC2 और IC3 3 तटस्थ वक्र है। बजट रेखा के दिए हुए होने पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि IC2 वक्र को प्राप्त कर सकता है। P बिंदु पर बजट रेखा तटस्थ वक्र IC उपभोक्ता अधिकतम तो जो ऊंचा तटस्थ वक्र रहता है ऊंची संतुष्टि तो IC3 पर प्राप्त करता है, लेकिन उपभोक्ता का संतुलन कौन से तटस्थ वक्र पर होता है? वो IC2 पर होता है जो बजट रेखा को क्या करता है? स्पष्ट करता है। अतः उपभोक्ता के संतुलन को बताता है कि इस बिंदु पर उपभोक्ता X की तो कौन सी मात्रा खरीदता है? OL मात्रा, और Y की OM मात्रा खरीदता है। तो ये था आपके उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। नोट कर लिया होगा। चलो एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ, नोट कर लो कि उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए तटस्थ वक्र व बजट रेखा को एक साथ ग्राफ में बनाया जाता है। जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के जितना समीप पाया जाता है वह संतुष्टि के कम स्तर को सूचित करता है, जबकि मूल बिंदु से दूर के तटस्थ वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को बताता है। बजट रेखा के दिए हुए होने पर उपभोक्ता उच्चतम तटस्थ वक्र को प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर डायग्राम बनाना, फिर बताना कि चित्र में AB बजट रेखा तथा तटस्थ मानचित्र IC1, IC2, IC3 है। 3 तटस्थ वक्र है। बजट रेखा के दिए हुए होने पर उपभोक्ता अधिकतम IC2 वक्र को प्राप्त कर सकता है। IC3 वक्र में तो ऊंची संतुष्टि है, लेकिन IC2 वक्र है वहां क्या है? P बिंदु पर बजट रेखा तटस्थ वक्र IC2 को स्पर्श करती है। ये P बिंदु है, यहाँ पर बजट रेखा IC2 को स्पर्श करती है, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है, IC2 को स्पर्श करती है। अतः यहाँ पर क्या होता है? अतः यह उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। इस बिंदु पर उपभोक्ता X की OL मात्रा और Y की OM मात्रा खरीदता है। या बता सकते हो आप उपभोक्ता का संतुलन P बिंदु पर X की तो OL मात्रा और Y की OM मात्रा। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक खत्म होता है, उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। तो ये चैप्टर शुरू होते ही अपन ने 2 बताए थे, क्रमवाचक विश्लेषण और गणनावाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण अपन पढ़ चुके हैं।
और अपना चल रहा था कौन सा विश्लेषण चल रहा था, क्रमवाचक विश्लेषण चल रहा था। पहले अपन ने कार्डिनल एनालिसिस पढ़ा था जो था अपना गणनावाचक विश्लेषण, फिर अपन ने ऑर्डिनल एनालिसिस स्टार्ट किया था क्रमवाचक विश्लेषण तटस्थ वक्र से। तो निष्कर्ष के रूप में यह बता सकते हैं कि क्रमवाचक विश्लेषण है जो कि अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण गणनावाचक विश्लेषण से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। जितने चैप्टर नंबर 2 में जितने वीडियो बनाए गए थे उसमें मैंने सारे छोटे क्वेश्चन आपको दिए थे और आपने जवाब भी दिए, अपनी कॉपी में भी नोट किए होंगे। तो इस चैप्टर के 5 छोटे क्वेश्चन में लास्ट अंतिम 5 क्वेश्चन और लिखवा देती हूँ, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत करेंगे, जो कि अपना चैप्टर नंबर 3 रहेगा मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। कंसेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा रहेगा। यह भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार से अपना दूसरा चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है उपभोक्ता के संतुलन के साथ ही। तो आइए, आपने नोट कर लिया होगा अपन चैप्टर नंबर 3 से क्या करते, इस चैप्टर के छोटे क्वेश्चन में आपको लिखवा देती हूँ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए 5 क्वेश्चन। उपयोगिता विश्लेषण की 2 मान्यताएं बताइए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को परिभाषित कीजिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के 2 कारण बताइए। एक विवेकशील उपभोक्ता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सम सीमांत उपयोगिता नियम की गणितीय शर्त लिखिए। ये अपने टॉपिक्स जितने अपने सेकंड नंबर चैप्टर के वीडियो बनाए थे उन्हीं के टॉपिक है और उन्हीं के टॉपिक के ये क्वेश्चन है। तो आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ के इन क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन के साथ अपना चैप्टर नंबर क्या होता है, सेकंड कंप्लीट होता है। और जो ही अपना चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ तो अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। अपना चैप्टर नंबर 3 रहेगा मांग की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। और चैप्टर नंबर 2 अपना उपभोक्ता के संतुलन के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो आप चैप्टर नंबर 2 तक आपने काम कंप्लीट कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 3 में मिलते हैं, मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जरूर नोट करना और स्टे ब्लेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, जय श्री बालाजी की। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।